हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज है हमारा डे नंबर 4 ऑफ सीडीपी सीरीज विच इज फॉर ऑल टेट एग्जाम। हर एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज रहेगी जिसमें हम हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कवर करेंगे। एक तरीके से आपकी साइकोलॉजी की क्लासेस रहने वाली हैं और ये जितना भी हम कंटेंट पढ़ रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा कंसाइज है, लेकिन इसके अंदर कंटेंट बहुत वास्ट यहाँ पे कवर किया जा रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के चरण। किन चरणों के अंदर हमें विकास देखने को मिलता है। अब हम यहाँ पे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो ये जो एग्जाम होगा ये टीचर्स के लिए होगा। तो टीचर कहाँ पढ़ाएंगे? स्कूल में पढ़ाएंगे और स्कूल में बच्चे आते हैं। यहाँ पे अगर हम मेन फिक्स देखें तो बच्चे नर्सरी से लेकर के तब तक आएंगे जब तक वो किशोर अवस्था में रहेंगे, यानी टीन एज में रहेंगे। बच्चा लगभग 18 वर्ष तक अपनी जो 12th क्लास है, 18 ज्यादा ज्यादा 19 साल ले लो, 12th में रहता है। तो बच्चा टीन एज यानी एडोलसेंस रहेगा, तब तक वो स्कूल में रहेगा। तो हमें क्या करना है? हमें फोकस करना है इन्फेंसी यानी शेष अवस्था से लेकर के एडोलसेंस किशोर अवस्था तक। और उससे पहले जो सबसे पहली स्टेज आती है वो रहती है इसमें प्रीनेटल स्टेज यानी प्रसवपूर्ण चरण। अब ये क्या होता है कि इसमें जो बच्चा है वो माँ के गर्भ में रहता है। ये स्टेज भी स्कूल के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसीलिए इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अब जो प्रीनेटल स्टेज है इसमें जैसे हमने बात की बच्चा माँ के गर्भ में रहेगा, तो ये 9 महीने की स्टेज रहती है। 9 महीने बच्चा माँ के गर्भ में रहता है यानी 40 वीक 40 हफ्ते। इसके बाद थोड़ा सा कंसेप्ट ये समझना जरूरी है कि अगर एक मेल है और एक फीमेल है, ये फादर है और ये मदर है, तो मेल में जो क्रोमोसोम है वो XY होते हैं। जो भी लड़का होगा उसमें XY क्रोमोसोम होंगे और फीमेल जो होगी लड़की होगी उसमें XX क्रोमोसोम होंगे। तो जब इनका बेबी होगा तो 2 कंडीशन हो सकती है। सबसे पहली कंडीशन ये होगी कि यहाँ से X आ जाएगा और यहाँ पे तो कंडीशन ये है कि सिर्फ X ही आ सकता है। तो यहाँ से एक बार X आ गया, यहाँ से X आ गया, तो XX बन गया। और हमने देखा कि XX क्रोमोसोम किसका होता है? गर्ल का होता है, तो यहाँ पे गर्ल बेबी होगी। लेकिन अगर यहाँ से क्या आ जाता है? Y आ जाता है और यहाँ से तो X ही आ सकता है, तो XY किसका होगा? बॉय का, तब यहाँ पे बेबी बॉय होगा। तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार। तो ये जो XY है, XX है, इन्हें हम क्रोमोसोम का नाम देते हैं। अब ये जो क्रोमोसोम है ये किसी भी ह्यूमन के अंदर 23 पेयर हमें देखने को मिलते हैं। 23 क्रोमोसोम का जोड़ा होता है, एक जोड़े में 2 क्रोमोसोम है, तो टोटल यहाँ पे 46 क्रोमोसोम हो गए, जिसमें 23 जो है वो मेल से आएंगे और 23 कहाँ से आएंगे? यहाँ पे फीमेल से आएंगे। और ये जो लास्ट वाला 23rd होगा वो डिसाइड करेगा कि जो बच्चा है, जैसे ये लास्ट वाला क्या कर रहा है? डिसाइड कर रहा है कि जो बेबी है वो गर्ल होगा या बॉय होगा। अब ये जो हमने बात की है ये जीन्स के अकॉर्डिंग बात हो गई है कि किस तरीके से जो बच्चा है जीन्स अपने यहाँ पे इनहेरिट करने वाला है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स या फिर हेरिडिटी की। ये ऑलरेडी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो आनुवंशिकता है इसके पिता हम किसे कहते हैं? मेंडल को कहते हैं। तो ये वाला जो फर्स्ट स्टेज था इसमें इतनी ही बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकता है। इसके बाद वाले जो स्टेजेस अब हम डिस्कस करेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उन्हें हम एग्जाम्पल के साथ साथ यहाँ पे उनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उनके साथ डिस्कस करते हैं। इसके बाद जो हमारे पास स्टेज आता है, चरण आता है, वो है हमारा इन्फेंसी, जिसे हम शेष अवस्था के नाम से जानते हैं। इसमें बच्चा शिशु होता है और इसमें बच्चा जो है वो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होता है। तो जो बर्थ होता है उसको 0 एज कहा गया है, उसकी आयु इसमें 0 ली गई है, 0 से लेके 2 साल तक। ठीक है, इसमें जो बच्चा है वो अपनी सेंसेस से सीखता है, अपनी इंद्रियों से सीखता है। जो हमारी 5 सेंसेस होती है ना उनसे सीखता है, वो देखता है, ऑब्जर्व करता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बच्चा क्या करता है? ऑब्जर्व करता है चीजें, खुद से कुछ नहीं करता, बस वो लेटा रहेगा, देखता रहेगा उसके आसपास सराउंडिंग में क्या हो रहा है। तो जो उसकी सेंसेस होती है काफी एक्टिव होती है, सुनता है, वो देखता है, कोई उसे टच करता है, उसे फील होता है। जैसे उसकी मम्मी जब उसे गोदी लेगी तब उसे उसकी टच महसूस होगी अपनी मदर की, तब उसे कंफर्टेबल फील होगा। इस तरीके से आप देख सकते हो कि सेंसेस की हेल्प से बच्चा ऑब्जर्वेशन यहाँ कर रहा है, चीजें महसूस कर रहा है। इसके बाद इस स्टेज में सबसे ज्यादा रैपिड, सबसे तीव्र गति से क्या होती है? वृद्धि और हमें विकास देखने को मिलता है। सारे स्टेजेस के अलावा यही एक स्टेज है इन्फेंसी, शेष अवस्था, जिसमें बच्चे की जो वृद्धि और विकास है बहुत ही ज्यादा तेज होता है। तो क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि ऐसी कौन सी अवस्था है, ऐसा कौन सा चरण है विकास का जिसमें सबसे ज्यादा तीव्र गति से विकास हमें देखने को मिलता है? तो वो है हमारी शेष अवस्था या फिर इन्फेंसी।
इसके बाद इसमें बच्चा क्या करता है, इमिटेट करता है, इमिटेशन करता है, नकल उतारता है। वो देखता रहता है, सेंसेस से वो ऑब्जर्व कर रहा था, ध्यान से देख रहा था आसपास वाले कर क्या रहे हैं, फिर वो जैसा देखता है वो वैसा करने की कोशिश करता है। वो देख रहा है कि सारे लोग ऐसे क्लैपिंग कर रहे हैं, वो भी क्लैपिंग करने लगेगा। तो बच्चा कर क्या रहा है, बच्चा यहाँ पे नकल उतार रहा है, तो इसलिए इसे हम बोलेंगे इमिटेशन का स्टेज। इसके बाद आ जाता है हमारे पास डिपेंडेंट। बच्चा क्या है, हर एक एक चीज के लिए, चाहे वो उसकी बेसिक नीड हो, चाहे खाना हो, चाहे कोई भी चीज हो, नहाना हो, कोई भी A to Z सारी चीजें वो डिपेंड रहता है, और खासकर अपनी मम्मी के ऊपर, अपनी मदर के ऊपर। खुद से वो कोई इनिशिएटिव नहीं ले पाता है, खुद का कंट्रोल नहीं है, इस समय उसकी पुअर कोऑर्डिनेशन है अपनी बॉडी के साथ, इसीलिए वो डिपेंडेंट है अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कुछ स्टेटमेंट आती है जो लोगों ने, जो फेमस है, इंपॉर्टेंट, जिनका यहाँ पे रोल है, हमारे हेरिडेटरियंस हैं, कुछ बायोलॉजिस्ट हैं, कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्हीं में से कुछ नाम ऐसे हैं जिनकी डेफिनेशन, जिनके कुछ वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, जैसे कि हरलॉक। मिसेस हरलॉक के अकॉर्डिंग जो इन्फेंसी है, शेष अवस्था है, वो अपीलिंग एज है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, जो हरलॉक है इनके अकॉर्डिंग जो शेष अवस्था है वो अपीलिंग एज है। अपीलिंग एज का मतलब ये हुआ कि जो बच्चे हैं वो अपील करते हैं, उनको देखते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, पीस मिलता है। उनका मानना ये अपीलिंग एज तो है, लेकिन सबसे ज्यादा अट्रैक्ट बच्चे किन्हें करते हैं, आर्टिस्ट को, जो पोएट्स होते हैं, कविताएं बनाते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रभावित करते हैं बच्चे, अपील करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसके अलावा एक नाम और आता है, वो है स्ट्रैंग का। स्ट्रैंग का मानना यह है कि बच्चे अपनी जो नींव रखते हैं, आगे आने वाली जिंदगी की जो नींव रखते हैं, एक बेस क्रिएट करते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं अपनी आने वाली लाइफ का, वो इसी अवस्था में बनाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रैंग वो कहते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये जो एज होती है, इसमें बच्चा अपनी लाइफ का फाउंडेशन क्रिएट करता है, फाउंडेशन ऑफ लाइफ। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेज थी, जिसे हमने शेष अवस्था के नाम से जाना है। और हमने देखा एज भी पूछ लेता है कई बार डायरेक्टली कि क्या एज होती है इस अवस्था के अंदर, तो 0 से लेके 2 वर्ष तक होती है। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है और इमिटेशन है। अब नेक्स्ट जो स्टेप है हमारे पास, स्टेज है हमारी, वो हम देखते हैं। अब जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेज आता है, नेक्स्ट चरण आता है विकास का, वो है अर्ली चाइल्डहुड, जिसे हम प्रारंभिक बचपन के नाम से जानते हैं। इसमें जो बच्चे की एज है, आयु है, वो रहती है, हमने इससे पहले वाली इन्फेंट यानी जो हमारी शेष अवस्था थी वो थी 0 से लेके 2 वर्ष तक, तो ये रहेगी हमारी 2 से लेकर के 6 वर्ष तक। ठीक है, तो ये जो है इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ इसकी ऐसी बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखनी बहुत जरूरी है। जैसे सबसे पहली है टॉय एज। इसमें बच्चा क्या करता है, खिलौने लेकर खेलना शुरू कर देता है, इसीलिए हम इसे खिलौने की उम्र भी कहते हैं। इससे पहले बच्चा क्या करता था, सिर्फ ऑब्जर्व करता रहता था, खुद से कोई चीज नहीं करता था, लेकिन इसमें बच्चे क्या करते हैं, खिलौने से खेलने लग जाते हैं, इसीलिए हम इसे टॉय एज के नाम से जानते हैं। इसके बाद इसमें क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फास्टेस्ट लैंग्वेज एक्विजिशन, की भाषा का सबसे तेजी से अर्जन किया जाता है। तो जितने भी स्टेजेस हैं, जितने भी चरण हैं डेवलपमेंट के विकास के, उनमें सबसे तेजी से जो बच्चे का दिमाग है वो विकसित यहीं पे हो जाता है। लगभग 80% बच्चे का दिमाग इसी अवस्था में यहाँ पे पूरा कंप्लीट डेवलप हो जाता है, और इसी के अंदर सबसे ज्यादा फास्ट जो है बच्चा लैंग्वेज सीख सकता है, अर्जित कर सकता है। उसे अपनी ओर से इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस वो जो वातावरण हम उसे जैसा प्रोवाइड करते हैं वो वैसा ही ढलने लग जाता है। इसके बाद है ईगोसेंट्रिक। बच्चे इसमें अहंकार पूर्ण होते हैं, सिर्फ खुद तक ही सीमित होते हैं, सामने वाले की बात को समझ नहीं पाते हैं। हर चीज उन्हें अपने अकॉर्डिंग ही चाहिए, हर एक चीज में बस वो ये देखते हैं कि मैं पहले रहूं, मतलब वो सिर्फ खुद के बारे में ही सोचते हैं। जैसे उनके पेरेंट्स जो होंगे उनके प्रति वो बहुत अटैच रहते हैं, अगर वो किसी और बच्चे से प्यार से बात कर लेंगे, उसे गोदी में ले लेंगे, तो बच्चे का ईगो हर्ट हो जाती है, उसे लगता है मैं ही सेंटर में रहना चाहिए, वो सारी अटेंशन मुझे मिलनी चाहिए। तो इसे बोलते हैं हम ईगोसेंट्रिक यानी अहंकार पूर्ण। इसके बाद है क्वेश्चन एज। बच्चा इसमें क्या करता है, जैसे पहले तो क्या करता था, सिर्फ इमिटेट करता था, नकल करता था, देखकर उन चीजों को ऑब्जर्व करके करने की कोशिश किया करता था। लेकिन इसमें बच्चा क्या है, धीरे धीरे बड़ा होगा तो वैसे उसके दिमाग में अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे, वो क्यूरियस होगा, तो उसके अंदर क्या होगी, क्वेश्चनिंग डेवलप हो जाएगी, वो पूछने लगेगा कोई भी चीज क्यों और कैसे हो रही है। तो इसी वजह से हम इसे क्वेश्चनिंग एज या क्वेश्चन एज के नाम से भी जानते हैं। बच्चा इसमें प्रश्न पूछने शुरू कर देता है।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी किसकी, अर्ली चाइल्डहुड यानी प्रारंभिक बचपन की, जो 2 से लेके 6 वर्ष तक रहता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही है कि फास्टेस्ट लैंग्वेज एक्विजिशन इसमें हमें देखने को मिलता है। इसे टॉय एज के साथ साथ हम इसे प्री गैंग एज के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? प्री गैंग एज। इसमें बच्चा जो है अभी गैंग डेवलप नहीं करता है, यानी अपने जो दोस्त हैं उन तक इतना ज्यादा गैंग नहीं बना के रहता है कि गर्ल्स गर्ल्स के साथ रहेंगी, बॉय बॉय के साथ रहेंगे। बच्चे मिलजुल के खेलना पसंद करते हैं और खुद के ऊपर ज्यादा उनको अटेंशन चाहिए होती है, तभी वो ईगोसेंट्रिक यहाँ पे कहलाते हैं। ठीक है, तो प्री गैंग यानी गैंग बनने से पहले की अवस्था है, अभी गैंग नहीं बनी है कि बॉयज की अलग गैंग बन गई, गर्ल्स की अलग बन गई। ठीक है, तो वो नेक्स्ट अवस्था में होगा, इस अवस्था में ऐसा नहीं है। इतनी ही इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेज है उसको देखते हैं। अब जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेज है, नेक्स्ट चरण है विकास का, वो है मिडिल चाइल्डहुड, जो रहेगा हमारा 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक। और इसमें जो है हिंदी में हम इसे कहेंगे पूर्व बाल्यावस्था। इसके अंदर बच्चा स्कूल जाने लगता है। 6 वर्ष तक बच्चा क्या करेगा, प्ले स्कूल में जाएगा, नर्सरी अटेंड करेगा, फिर एलकेजी करेगा। नर्सरी से पहले आजकल वो प्ले से आने लग गया, किंडरगार्टन में जाने लग गया बच्चा। तो 6 साल तक अपना प्ले खेल खेल में सीखेगा। ठीक है, उसके बाद 7 साल से लेकर कुछ बच्चे 6 साल में भी स्कूल जाने लगते हैं। इसी वजह से हम इसे स्कूल एज के नाम से जानते हैं कि बच्चे ने अब स्कूल में दाखिला ले लिया है। इसके बाद अब बच्चा क्या करता है, स्कूल जाएगा तो आसपास उसको ये भी देखेगा कि जो बॉयज हैं वो एक तरफ रह रहे हैं, गर्ल्स एक तरफ रह रही है, तो वो अपनी गैंग बनाने लग जाएगा। बॉयज अपनी अलग गैंग बना लेंगे, गर्ल्स अपनी अलग गैंग बना लेंगे। इसी वजह से हम इन्हें गैंग एज के नाम से जानते हैं। इसमें बच्चे को अपना जेंडर के बारे में पता चलता है कि मैं लड़का हूँ, लड़कियों को पता चलता है मैं लड़की हूँ। तो वो लड़कियां क्या करती हैं, जैसे डॉल डॉल हो गया, घर घर हो गया, इस तरीके के गेम्स खेलती हैं। बॉयज कार वगैरह से ज्यादा अट्रैक्टेड यहाँ फील करते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे गैंग बनने लग जाती है उनकी सिमिलैरिटीज के हिसाब से। इसी वजह से जो सिगमंड फ्रॉइड है, इन्होंने क्या कहा, ये साइको एनालिस्ट है, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इनकी थ्योरी भी है काफी इंपॉर्टेंट। इन्होंने इस स्टेज को, मिडिल चाइल्डहुड को कहा है लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज का मतलब यही है कि बच्चे क्या करते हैं, सेम जेंडर के हिसाब से गैंगेज बनाते हैं, गैंग बनाते हैं और उसके बाद उन्हीं के साथ खेलना पसंद करते हैं। और उसके बाद है प्ले एज। इससे पहले वाली जो स्टेज थी, चरण था, वो क्या था, टॉय एज था। बच्चा उसमें खिलौने के साथ खेलेगा, खुद अपने हिसाब से कोई गेम नहीं खेलने वाला। लेकिन इसमें बच्चा प्ले एज में आ जाता है, यानी वो रूल्स के हिसाब से अब खेलना स्टार्ट कर देता है। नए नए ऐसे गेम्स उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं टीचर, जिन्हें वो खेल पाता है। जैसे बच्चे इसमें क्या करते हैं, प्ले कर रहे हैं, अपने फन के लिए कर रहे हैं, ताकि उन्हें इंटरेस्ट भी आए बच्चों को और वो खेल खेल में सीखें भी। इसीलिए भी प्ले यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं। इसमें बच्चा क्या करता है, रूल्स को फिक्स मान लेता है और उन्हीं के हिसाब से खेलना पसंद करता है। जैसे घर घर खेलेगा बच्चा, कोई छोटे मोटे गेम्स खिला देंगे टीचर, उसमें रूल बता देंगे, तो बच्चा फिक्स कर लेगा रूल को और अब टॉय की जगह प्ले एज में वो आ जाएगा। और ये जो स्टेज है पूर्व बाल्यावस्था, मिडिल चाइल्डहुड, इसे प्ले एज किसने कहा है, एरिक्सन ने कहा है। इनकी भी थ्योरी है, इंपॉर्टेंट है, हम आगे इनको पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो एज है, इसमें बच्चा ट्रबलसम हो जाता है, यानी परेशानी क्रिएट करने लगता है, बहुत शैतानियां शुरू कर देता है और जिद करने लगता है, बात नहीं मानता है। तो इसी वजह से हम इसे ट्रबलसम एज के नाम से भी जानते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक थी आपकी मिडिल चाइल्डहुड की। सबसे पहले एज आपको याद होनी चाहिए, 7 से लेके 11 वर्ष तक। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है आपकी गैंग एज और प्ले एज। और किसने कहा है वो भी पता होना चाहिए। लेटेंसी स्टेज यहाँ पे पूछ लिया जाता है, ये सिगमंड फ्रॉइड ने कहा है। एरिक्सन ने इसे प्ले एज कहा है और इसे हम ट्रबलसम एज के नाम से भी जानते हैं। अब नेक्स्ट जो स्टेज है, आखिरी स्टेज है, जो रहेगी हमारी किशोर अवस्था, एडोलसेंट, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा आखिरी स्टेज एडोलसेंस। इसका जो एज रहेगी वो रहेगी 12 से लेके 18 ईयर तक। अगर नॉर्मली आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि एडोलसेंस यानी किशोर अवस्था की क्या एज रहेगी, तो इसकी आयु रहेगी 12 से लेके 18 वर्ष तक। लेकिन अगर हम बात करें एक्चुअल में WHO के अकॉर्डिंग, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, ये माना गया है कि एडोलसेंस हम उसे मानेंगे जिसकी एज रहेगी 10 से लेके 19 वर्ष तक। इसके बाद ये जो एडोलसेंस आपको वर्ड दिखाई दे रहा है, शब्द दिखाई दे रहा है, ये लैटिन शब्द से आया है, जो है आपका एडोल्सरे, जिसका मतलब होता है टू ग्रो इनटू मैच्योरिटी, यानी परिपक्वता की ओर बढ़ना। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक एक करके हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है ट्रांजिशनल या फिर ब्रिज पीरियड, जिसमें ये कहा जाता है कि ये जो अवस्था है ये आगे अडल्ट बनने से और पहले चाइल्डहुड के बीच में एक ब्रिज का काम करती है।
हमने देखा था इससे जस्ट पहले कौन सी एज थी, जो बच्चा है वो बाल्यावस्था में है, चाइल्ड है। इसके बाद बच्चा क्या बन जाएगा, अडल्ट बन जाएगा। तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं ये ब्रिज का काम करती है अडल्ट और चाइल्ड के बीच में। ट्रांजिशन है कि हम बच्चे से अब अडल्सेंस किशोर बन चुके हैं और किशोर से उसके बाद अडल्ट बन जाएंगे। तो इसी वजह से इन्हें ट्रांजिशनल या ब्रिज पीरियड कहते हैं। दोनों अवस्थाओं के बीच में ब्रिज का काम ये करती है। इसी वजह से इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं उन्हें बहुत कंफ्यूजन होती है। वो बोलते हैं हमें ये बता दो हम बच्चे हैं या बड़े हैं। अगर कोई काम उन्हें करने को कहा जाए जिसमें खतरा, बोलेंगे अरे नहीं नहीं मत करो, बच्चे हो तुम अभी। और अगर वो बच्चे जैसे करने लग जाए तो कहेंगे अभी बच्चे हो क्या तुम। तो मतलब बच्चा कंफ्यूज रहता है कि मैं इधर हूं या उधर हूं। इसी वजह से इसे ब्रिज यहाँ पे कहा गया है कि ये ब्रिज पीरियड है, ट्रांजिशनल इसको कहा गया है। इसके बाद है आइडेंटिटी क्राइसिस, यानी बच्चे को जो खुद की आइडेंटिटी है उसके बारे में कंफ्यूजन होगा, क्राइसिस होंगे, उसके दिमाग में मतभेद चलेंगे कि मैं हूं कौन। वो खुद से क्वेश्चन पूछेगा कि वो अपनी आइडेंटिटी को जानने की कोशिश करेगा, सेल्फ को जानने की कोशिश करेगा कि मैं क्या हूं, तो क्या बनना चाहता हूं, मैं हूं क्या। तो ये सारे कंफ्यूजन, सारे क्राइसिस आइडेंटिटी से रिलेटेड, इनका जिक्र एरिक्सन ने किया है। एरिक्सन ने कहा है कि किशोर अवस्था में बच्चा खुद को जानने की, पहचानने की कोशिश करता है और जब उसे ऐसा लगता है कि जैसा वो स्वयं के बारे में सोचता है लेकिन एक्चुअल में वो वैसा नहीं है, तब उसमें आइडेंटिटी क्राइसिस और ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसके बाद है स्ट्रेस एंड स्ट्रोम, कि ये कैसी अवस्था है कि जिसमें बच्चे को तनाव बहुत होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, क्योंकि अचानक से बहुत ज्यादा उसके अंदर मेंटली एंड फिजिकली चेंजेस आते हैं। शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से बच्चे में एक साथ मानो तूफान आ गया है। इसी वजह से बच्चा क्या है, स्ट्रेस में थोड़ा चला जाता है। और ये जो स्ट्रेस एंड स्ट्रोम का एज है, ये कहा है स्टैनले हॉल ने। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आइडेंटिटी क्राइसिस किसने कहा है एडोलसेंस को, तो एरिक्सन ने कहा है। और क्वेश्चन में ये पूछ ले स्ट्रेस एंड स्ट्रोम कि ये जो अवस्था है किसने कहा है, तो वो स्टैनली हॉल ने कहा है। इसके बाद मैक्सिमम सोशलाइजेशन, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सी अवस्था ऐसी है, कौन सा चरण है विकास का जिसमें जो एक बच्चा है सबसे ज्यादा समाज के साथ जुड़ता है, सबसे ज्यादा सामाजिकरण उसका होता है। तो सबसे ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट बच्चा इसी अवस्था में करता है। इसीलिए हम कहेंगे कि मैक्सिमम समाजीकरण, मैक्सिमम सोशलाइजेशन बच्चे का किशोर अवस्था में देखने को हमें मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट है, इसे गोल्डन एज के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि बच्चा जो है अब प्यूबर्टी हिट कर देता है। इसके बाद बच्चा जो है यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट में रहता है, यानी उसे कंफ्यूजन रहती है, परेशान रहता है, वो समझ नहीं आता क्या करूं क्या नहीं करूं। इस वजह से वो खुद से ही क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है, खुद से ही उसके कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं, मतभेद चलते हैं, इसीलिए हम इसे कॉन्फ्लिक्ट की एज कहते हैं। और कन्फर्मिटी का मतलब ये है कि बच्चा यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ घुलने मिलने की कोशिश करता है, वो ऐसे रिएक्ट करने की कोशिश करता है जिससे उसे सोसाइटी एक्सेप्ट करे। अगर उसके दोस्त कोई चीज करेंगे वो भी उनके साथ वो चीज करना चाहेगा, उसे कहीं ना कहीं डर रहता है कि अगर वो वैसा नहीं करेगा तो उसके जो पीयर्स हैं, दोस्त हैं, उसके साथी हैं, वो उसे कहीं अलग ना कर दे, उसे आइसोलेट ना कर दे। तो इसे ही कहते हैं कन्फर्मिटी, कि वो काम करेगा जो और कर रहे हैं ताकि वो उनके साथ जुड़ा रहे, चाहे वो चीजें खुद से करना चाहे या ना चाहे। इसके बाद है हीरो वर्शिप, इसमें बच्चे क्या करते हैं, खुद के आइडल्स बना लेते हैं। जैसे वो उनकी एनर्जी को चैनलाइज किया जाता है, जैसा उन्हें एनवायरनमेंट दिया जाता है, जैसे साथियों के साथ वो रहते हैं, संगत में रहते हैं, वैसे ही लोगों को वो अपना हीरो मानने लगते हैं, आइडल मानने लगते हैं। इसी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हीरो वर्शिप, इसके अंदर बच्चा कर क्या रहा है, डे ड्रीमिंग कर रहा है कि मैं इस जैसा बनना चाहता हूँ, वो उसे हीरो कंसीडर कर लेता है कंप्लीटली। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है टीचर के लिए भी कि आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चा जो है किसे अपना यहाँ पे आइडल कंसीडर कर रहा है, किसे हीरो मान रहा है अपना, ताकि आप उसके जो हीरो है उसे भी मोल्ड कर सको। अगर वो गलत व्यक्ति को अपना हीरो मान रहा है तो उसकी एनर्जी जो है गलत डायरेक्शन में जाएगी, फिर वो एक अच्छा इंसान नहीं बन पाएगा। अगर आप चाहते हो कि जो बच्चा है सही डायरेक्शन में जाए तो आपको उसकी एनर्जी को सही डायरेक्शन में चैनलाइज करना पड़ेगा। और ये सारी बातों का ध्यान भी रखना पड़ेगा कि बच्चा ऐसा रिएक्ट करेगा इस स्टेज में। आपको देखना पड़ेगा कि कैसे आपको इन बातों से कैटर करना है, कैसे बच्चे से क्या चीजें किस समय एक्सपेक्ट करनी है। तो इसी वजह से जो टीचर है, ताकि अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजीज को, अपने बिहेवियर को, पर्सनैलिटी को इस तरीके से बना सके कि हर एक स्टेज में उसे पता रहे कि ये कौन सा बिहेवियर कौन से स्टेज से रिलेटेड है, ताकि टीचर उसे वैसे ही कैटर कर सके। अब आपको पता है कि बच्चा इसके अंदर बहुत परेशान रहता है, तो आपको उसे और परेशान नहीं करना है, आपको यहाँ पे उसके साथ एक फ्रेंड की तरह बिहेव करना है, ताकि बच्चा क्या करे, यहाँ पे जो उसका स्ट्रेस है वो कम हो सके। आप ओपनली डिस्कशन कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सुन सकते हैं, ताकि ये जितने
जितने भी उसके साथ कैरेक्टरिस्टिक हमें देखने को मिलते हैं कहीं ना कहीं वो राइट डायरेक्शन में ही चैनलाइज हों। तो आज हमने ये जो कवर किए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ पे मेन जो हमारे पास स्टेजेस देखने को मिलते हैं उनकी मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक करवाई है। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आई होंगी। अगर नहीं आई है, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और नोट्स का प्रोसेस मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, नीचे कमेंट बॉक्स में यस टाइप कर देना, आगे का प्रोसीजर आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।